सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 98वीं कक्षा। प्रत्ययलोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र चल रहा था और उसमें अग्निचित ये उदाहरण कल देख लिया था। और यहां पर जिस प्रत्यय का लोप किया गया था वो प्रत्यय कौन सा था? क्विप प्रत्यय। और उसको लक्षण मान करके जो आगे कार्य किया गया था वो कार्य क्या था? तुक का आगम। तो प्रत्यय की अनुपस्थिति में भी उस प्रत्यय को मान करके तुक आगम ला करके और उसके बाद अग्निचित बना लिया था। आगे एक और उदाहरण दिया है इन्होंने, अधोक। और ये धातु इसमें कौन सी है? दुह प्रपूरणे। प्रपूरण भरना। जब दूध धोते हैं तो पात्र भरता है उसमें, तो दुह प्रपूरणे। लेकिन ये विशेष अर्थ में उसी में रहेगी। जल भरने, जल से पात्र भर देंगे, प्रपूरण वहां भी हो रहा है, वहां ये दो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दूध से जब पूरण करते हैं वहीं इस धातु का प्रयोग करते हैं। अब देखो, इससे पता लगता है कि शब्दों की भी एक सीमाएं होती हैं अपनी। उसके आगे ये शब्द बेकार हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते। अब प्रपूरण कह दिया तो अगर हम केवल एक शब्दार्थी ही ले लें कि प्रकृष्ट रूप से भरना, तो बहुत जल से ही भर लेंगे, हम मिट्टी से भी भर लेंगे, रेत से भर लेंगे, दूध से ही भर लेंगे। फिर भी दूध अर्थ क्यों? लेकिन वो धोने का अर्थ है, वो दूध तो अरे ये तो आपने हिंदी में दोहना बोल दिया। आप उस काल में पहुंचो जब हिंदी नहीं थी बिल्कुल भी। अब आप दोहना शब्द नहीं बोल सकते, पहली बात तो ये है। अब क्या बोलोगे आप? यानी कि पाणिनि ने बोला दुह प्रपूरणे, अब क्या अर्थ करेंगे आप? हिंदी मत बोलना। मतलब वो नहीं, देखो ऐसा है, प्रपूरणे का अर्थ जब आप करोगे तो प्री धातु के पास पहुंचोगे। प्रपूरण में प्री से पूरण बना हुआ है, तो वहां भी वही बात निकलेगी। धातु से धातु, फिर धातु, फिर धातु, धातु, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। हिंदी में नहीं लौटना है, बिल्कुल भी हिंदी में नहीं आना है। हाँ, वहां भी पूर्ण अर्थ है। की बात को दूध में इसीलिए लगाया, वो फिर वही बात आ गई। भाई दूध से आपने दुग्ध बनाया है, वहां भी तो वही बात है कि दुग्ध बनाया है। क्या अर्थ करें इसका? तो अर्थ वही करेंगे आप जो प्रपूर्ण से लिखा बताया जा रहा है, वही तो अर्थ करेंगे कि भाई जिससे भरा जाता है वो लेना है। तो किसी ने कहा ठीक है, हम जल से भर लेंगे। तो फिर भी ऐसा अर्थ होने पर भी हम किसी एक विशेष अर्थ में इसको लेते हैं। इस पूरण में एक विशेष प्रक्रिया है, कैसे निकाला जा रहा है। तो इसी को कहते हैं योग रूढ़। एक शब्द होता है यौगिक, वहां तो खुली छूट मिलती है कि जहां जहां भी ये अर्थ घट जाए आप सर्वत्र उसको लगाएंगे। लेकिन योग रूढ़ में थोड़ी सी सीमा बांध दी जाती है, और उसमें दोनों बातें हैं कि अर्थ भी घटना चाहिए और एक ही वस्तु को कहना है। अर्थ भी घटना चाहिए और एक ही वस्तु कहना है। इसे कहते हैं योग रूढ़ है। और रूढ़ में अर्थ से कुछ भी लेना देना नहीं, घटे या ना घटे। वैसे अगर केवल हम दोहन ही अर्थ ले, हिंदी का उपयोग करके लीजिए, तो गाय आदि पशु इनका दूध निकालने वहां तो ये दूध धातु प्रयोग हो जाएगा। लेकिन जैसे हम किसी वृक्ष से, जैसे आग का दूध निकाल रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, तो वहां दूध का नहीं प्रयोग होगा। वहां भी दूध निकाल रहे हैं, उसको भी पात्र को भर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं प्रयोग होगा।
ऐसे ही देखो धेनु शब्द है, धेनु। अब धेनु क्या है? धेनु गाय को बोलते हैं हम। धातु क्या है? धेट, पाने। भाई जिसको पिया जाता है या जो पान कराती है, गाय का बछड़े को बोलते हैं, बछड़े ये दूध पान, जिससे पान करते हैं उपादान कारण में ले लीजिए हैं। लेकिन माँ को धेनु नहीं कहते, माँ का दूध बच्चा पीता है, माँ को धेनु नहीं बोलेंगे। तो यहाँ भी तो योग रूढ़ हो गया। तो इस तरह से यदि हम किसी शब्द का यौगिक अर्थ लेते हैं तो पूरा पूरा यौगिक अर्थ परमात्मा में घटता है। जब भी किसी शब्द का हम यौगिक अर्थ लेंगे पूरा पूरा, वो ईश्वर में ही घटेगा। और अन्य किसी वस्तु में लेंगे तो योग रूढ़ बन जाता है वो। गुरुजी, धेनु से केवल बच्चे का अर्थ थोड़ी होता, धेनु तो सामान्य गाय के लिए का नाम प्रयोग आती है। नहीं, सामान्य गाय को नहीं कहेंगे आप, सामान्य गाय को गो कहेंगे। सामान्य गाय को गो शब्द से बोलेंगे। धेनु उसे ही कहते हैं जो दूध देती है, दूध देने वाली है ना। ये कह रहे तो बच्चा जो दूध पीती है, पीने वाले बच्चे। हाँ, दूध देती का मतलब दूध देने की अवस्था में है, दूध दे रही है, बच्चा पी रहा है, ठीक है। पी रहा है उस काल में का तात्पर्य नहीं कि उस वर्तमान काल में धेनु है जो पी लिया, बच्चा बांध दिया, अब धेनु नहीं है, ये ऐसे नहीं। दूध देने वाली गाय को धेनु कहेंगे, ये बात तो ठीक है। वो धेनु है ना, वो पीने वाली बात। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो दोह प्रपूरणे, इस धातु से बनाएंगे अधोक शब्द, और अर्थ क्या हो जाएगा इसका? उसने दुहा है भूतकाल में, अर्थात जो भूतकाल में लकार रहेगा उसके आधार पर। तो यहाँ लंग लकार का ये रूप है। तो दोह धातु से लंग लकार लाएंगे और लह कर्मणि से भावे से कर्ता में ले आए। और लुंग लकार जब परे होता है तो क्या होता है? सबसे पहले ये मैंने पीछे भी कहा था कि लकार अवस्था में जो कार्य होते हैं वो लकार अवस्था में ही करके आगे हम फिर लस्य के अधिकार में तिप्तजी लाते हैं, ये बाद में लाएंगे। तो पहले अडागम कर लेंगे, ये लकार अवस्था में ही आना है। तो लुंग लंग लिरिंगशु अट उदात्त आजादी होती है, तो इसके अगला सूत्र है आड आजादी नाम, उसको लगाते हैं। तो अ दुह, अट का अ टित है, आद्यंतो टकितो प्रारंभ में आएगा, अ दुह और लंग। अब उसके बाद लंग के स्थान पर तिप्तसी आदि आदेश ला करके प्रथम पुरुष का एक वचन क्या आ गया? तिप। अब ये जो तिप है, अभी जो आपका सूत्र चल रहा था कर्तरी शब्द, तो तिप कैसा है? अब ये कर्ता में भी है, सार्व धातुक भी है। तो कौन सा प्रत्यय आएगा फिर? शप आएगा। तो अ और ये दुह और शप, शप का अ, या अ भी क्या करना? अभी तो पूरा शप ही हट जाना है, ठीक है। और आगे तिप। अब क्योंकि ये धातु अदादिगण की है तो सूत्र आना ही है, आदि प्रभृतिभ्यः शपः। ये लुक प्रकरण में है सूत्र, ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद में लुक प्रकरण में। तो आदि प्रभृति, प्रभृति का अर्थ क्या होता है? आदि। अर्थात सूत्र यूं भी बन सकता है अदादिभ्यः शपः, ठीक है ना? अदादिभ्यः शपः या आदि प्रभृतिभ्यः शपः, दोनों का एक ही अर्थ है। तो आदि में और प्रभृति में गुरुजी सामान्य अंतर क्या होगा? क्योंकि शब्द में कोई अंतर नहीं है, ये प्राचीन काल से प्रयोग में आते रहे हैं, तो पाणिनि ने भी प्रयोग कर लिया दोनों का। क्योंकि शब्दों के जीवन को चलाने के लिए जो उपयुक्त शब्द होते हैं ऋषियों ने पीछे प्रयोग किए हैं, तो अन्य ऋषि भी उनका प्रयोग करते हैं जिससे चलते रहे वो आगे भी। या कहीं अंत का द्योतक तो नहीं होता इतने लेकर के? आदि तो प्रारंभ को कह देता, प्रवृत्ति मतलब इतने तक ना, ऐसा नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। और प्रवृत्ति वैसे शब्दार्थ की दृष्टि से देखेंगे। और गणमत नहीं पढ़ा हैं? और गणमत नहीं है? कौन? ये जो अधातु आदि प्रभृति अधातु के लिए है, और भी गण में है क्या ये धातु? नहीं, इसी गण के लिए है, अदादि गण के लिए ही है, अदादि गण के लिए। और कई सूत्रों में प्रवृत्ति का प्रयोग किया है, जैसे तिष्ठत को प्रवृत्ति नीचे है ना। तो प्रवृत्ति का प्रयोग कई स्थानों पर किया है पाणिनि ने, अर्थ वही है। सभी व्याख्याकारों ने वो आदि अर्थ ही लिया है, भेद नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से अदादि गण से उत्तर शब्द का लुक हो गया। अब यही लुक ध्यान रखना है आपको कि यहाँ लुक हुआ है। अब लुक होने के बाद करना क्या है?
कि लुक जब हो जाता है फिर भी प्रत्यय लक्षण वाले कार्य होते रहते हैं, इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी। अभी ध्यान रखना है कि यहाँ हमने लुक इसका कर दिया है। अब अगला कार्य और कर लेते हैं, पहले लुक की आवश्यकता को बाद में अनुभव करेंगे। ये तो हट गया। अब ये ती प्रत्यय कौन से लकार के स्थान में हुआ था? लंग। लंग कैसा है? ङित। तो ङित लकारों में जब भी कहीं पर एकार आता है वो तिप में आए, सिप में आए, अंति में आए, और कहाँ आता है? कितने स्थानों में आता है? ई 4 जगह। तो इतश्य कहाँ कहाँ लोप करेगा? करेगा चारों में। लकार हो गया ना, कंडीशन लगा रखा ना। चारों में करता है? क्यों नहीं करता? कितनों में करता है फिर? एक को छोड़ता है सर, तीनों वाले फर्स्ट में नहीं। किसको छोड़ के? एक एक करके ना, पहले किस में करेगा? तिप में, दूसरा सिप में, सिप में, झील छोड़ गया, अंति होता है वहां भी करेगा, और सिप में करेगा, और मिप में करता है। मिप में इतश्य के आगे सूत्र क्या है? इतश्य के आगे क्या है? तो मिप तो उसने छीन लिया, 3 ही तो बचेंगे। मिप को अम होता है। अगर मिप में ये इकार का लोप करने लगे तो मकार बचेगा, और पाणिनि को क्या चाहिए? अम चाहिए, यानी अ और चाहिए। मी का ये तो हटाना वो भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अ कहां से लाएंगे फिर? उन्हें आकार भी चाहिए साथ में, तो अम, इसलिए फिर अपवाद बनाया सूत्र। तस थस थ, नहीं तो ये 3 ही पढ़ देते। मिप को क्यों पढ़ा? मिप को क्यों पढ़ा? सीधे बोलते तस थस थानाम ताम तम ताह। बन गया सूत्र? बन गया नहीं? तस थस थानाम ताम तम ताह। मिप को छोड़ देते। वो जमते ही नहीं है जो आप मॉडिफाई करके बोलते हैं। अरे तो जमते नहीं थे, याद कर लिया आपने इसलिए नहीं जम रहे हैं। लेकिन नई रचना करोगे तो कैसे? पाणिनि ने जिस समय सूत्र रचना की थी उस समय तो ये थोड़ी कहा कि जो जम रहा है वो जमा रहे हैं वो। नियम के अनुसार उन्होंने बनाए सूत्र। तो मिप नहीं, इसलिए 3 स्थानों पर इतश्य सूत्र एकार को उड़ा देता है। तो ती का ई चला गया, रह गया तकार। ठीक है जी। अब ये तकार क्या नाम है इसका? आर्ध धातुक या सार्वधातुक? तो अंग से के अधिकार में पहुंचो, गुण हो जाएगा। दोनों में से कैसा ही प्रत्यय परे हो, वो तो गुण वाले को तो कोई पक्षपाती नहीं है। उसे ना सार्वधातुक से एलर्जी है ना आर्धातुक से, दोनों से में से कोई सा भी हो वो तो गुण अपना कर ही देगा। तो गुण इससे होगा या दूसरे सूत्र से होगा? दूसरे से होगा। हाँ, लेकिन अनुवृत्ति पूरे की जा रही है इसकी उसमें। तो पुगंत लघुपधस्य च, लघुपध, लघु है उपधा में जिसके, उसको गुण हो गया। तो ऊ को बन गया ओ, तो ये बन गया अ और दो और ये त। ठीक है। अब ये जो तिप का तकार है, इसमें से ई जब निकल गया तो ये क्या बन गया? बेचारा। बेचारा हो गया ना, असहाय कह लो। न विद्यते सहाय यस्य, कोई साथी है ही नहीं उसका। सबको मान के गुण हुआ है, तिप को मान के गुण हुआ है, सबको मान के होना चाहिए। देखो जब तिप आगे है, जब तिप आगे है, कोई प्रत्यय आगे न होता तो हम प्रत्यय लक्षण वाली बात लाते सामने। जब आगे प्रत्यय विद्यमान है, और दूसरी बात एक और है कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है कि ये शब्द को मान के हम गुण करेंगे, तो गुण किस सूत्र से करेंगे? पुगंत लघुपधस्य च, किसके अधिकार में है ये? अंगस्य के अधिकार में। आगे सूत्र आ रहा है चेतावनी देने वाला, तैयार बैठा हुआ है, न लुमता। कैसे लगाओगे उसको?
यहाँ प्रत्यय लक्षण हो ही नहीं सकता। अंगस्य के अधिकार में आप पहुंच गए हो तो ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण को भूल जाओ, ये आपके क्षेत्र से बाहर हो गया, क्योंकि न लमतांग से वहां रोक लगा देगा। हाँ, किसी और क्षेत्र में है हम तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से कार्य कर सकते हैं। उसी क्षेत्र में लोप हुआ है। उसी अंगस्य अधिकार में जब लोप नहीं, लोप तो किसी ने कर दिया, वो बात अलग रही। लोप तो इतश्चय ने किया है, उसका शब्द का लोप। हाँ, लुमता का तात्पर्य है कि लू कह करके जहां प्रत्यय को हटाया गया है, लुक शुलू या लुप इनके द्वारा हटाया गया है, तो अंग को कोई कार्य नहीं होता उसको प्रत्यय लक्षण मान करके। तो इस तरह से यहाँ ये तकार जो रह गया है ये अप्रक्त संज्ञा हो जाएगी इसकी, अप्रक्त एकाल प्रत्यय से। और ती का जब अप्रक्त तकार बचता है, या सु का अप्रक्त जब सकार बचता है, या सी का, तीन है, सु ती सी। सु तो हो गया सु जस वाला, और ती और सी हो गए तिंगों में से, तिप और सिप। इनमें से जब कोई अप्रक्त बचता है और ये हल से उत्तर हो, न्यंत से उत्तर हो या आबंत से उत्तर हो, तो हल से उत्तर ये तीनों मिल सकते हैं आपको, तू सु ती सी, तीनों के अप्रक्त हल से उत्तर मिल सकते हैं। न्यंत से उत्तर कौन कौन से मिलेंगे इनमें से? न्यंत से उत्तर सु ती सी में से कौन कौन से मिल सकते हैं? केवल सु मिलेगा। आबंत से उत्तर कौन कौन से मिल सकते हैं? केवल सु मिलेगा, क्योंकि तिप और सिप तो आबंत से या न्यंत से होते नहीं कभी भी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ कि हलन्याभ्यो सूत्र हम जब लगाते हैं तो हल से उत्तर देखेंगे तो आपको तीनों मिल जाएंगे, सु भी, ती भी और सी भी। न्यंत से आबंत से उत्तर केवल सु ही मिल सकता है। न्यंत से उत्तर क्या तिप्तसी प्रत्यय आते हैं? हाँ, जैसे गौरी, कुमारी, ये शब्द हैं ऐसे हैं। आबंत से उत्तर माला, शाखा, लता, इनसे उत्तर आएंगे। ये तिप्तसी धातुओं से आते हैं ये तो न्यंत और आबंत धातुएं होती हैं क्या? लेकिन धातु हलंत तो हो सकती है। देखो हलंत बन गई है, धातु ही तो है ये, हलंत बन गई कि नहीं? तो हल से उत्तर तीनों मिल जाएंगे, सु भी, ती भी और सी भी। तो हल से उत्तर अप्रक्त ती का सकार, ये ती का तकार, ये भी गया। कैसे मारा मारी हो रही है? शब्द को हटाया, फिर ती में से ई को हटाया, हल्का कर करके हटाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके नोच नोच के। अब तकार भी गया, अब रह गया अ और दो हो, धातु ही धातु रह गई, प्रत्यय सारे समाप्त, शप भी समाप्त और तिप भी समाप्त। और यही स्थिति यहां अगर हम सिप लाएंगे ना तब भी बनेगी। सिप लाएंगे जब तब भी यही स्थिति बनती है। एक ही रूप बनता है तिप में और सिप में, यहाँ लंग लकार में दो धातु का, क्योंकि वहां भी सी का सकार आएगा, वो भी चला जाएगा हलन्याभ्यो से, वो भी नहीं बचेगा। तो अब रह गया हमारे सामने अ दो हो। अब सूत्र यहाँ पर है, ये निकालो 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 32वां सूत्र। ये आज पहली बार लग रहा है आपके लिए, अब तक किसी सिद्धि में नहीं आया ये सूत्र है। दादेर धातोर घ, 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 32वां सूत्र मिल गया। देखो इसमें ऊपर से क्या आ रहा है वो पहले जानना आवश्यक है। वैसे इस प्रकरण के अन्य सूत्र हम लगा चुके हैं कई बार, और कई बार मैंने बता भी दिया है कि पीछे से दो चीजें आती हैं यहाँ। कौन कौन सी? और नहीं, अधिकार तो पदस्य का है, लेकिन दो अनुवृत्तियां और चलती हैं, और उन दो अनुवृत्तियों में से एक बार में एक ही फिट होती है, झली और अंते। हाँ, झली और अंते, ये ध्यान रखना होता है। अच्छा, दूसरी बात, जब झली अनुवृत्ति लेते हैं हम
तो पदस्य वाली बात को भूल जाते हैं। जब अंत्य की अनुवृत्ति लेते हैं तो पदस्य जुड़ेगा उसमें साथ में, यानी पद के अंत में लगते हैं ये सूत्र, अथवा झल पर रहते लगते हैं। अब पद को छोड़ देंगे तो इसका क्या अर्थ बनेगा? दादे है। दादे कौन है? दादा का षष्ठी का एक वचन, दादा दादी दादे। तो द आदिर यस्य स दादी ही, स दादी दादी नहीं दादी, तस्य दादी ही। दकार आदि में है जिसके, देखो कैसी है ये दो, ये दादी है। हाँ ये दादी है। और क्या होना चाहिए? धातु हो, साथ में धातु भी हो, वो कोई प्रातिपदिक वगैरह वैसा ना हो। तो दादे है धातु हो, दकार आदे है धातु हो, हाँ ऊपर से क्या आ रहा है? उससे ह को ले लेंगे, षष्ठी का एक वचन है। होढ़ से जो ह आ रहा है ये ह षष्ठी का एक वचन, हकार का रूप। तो दादे है धातु हो, दकारादे है धातु हो, हकारस्य स्थाने घ घकारादेशो भवति। अब अनुवृत्तियों को ले लो, दोनों प्रकार से अर्थ करेंगे। झली परतः पदांते च, इसको ऐसे बोलते हैं, झली परतः पदांते च। दो में से एक ही चीज घटेगी। यहाँ क्या घटेगा? पदांत या झल पर रहते हैं? नहीं, अब उसको वो कार्य होगा ना, हैं? प्रत्यय लक्षण कार्य। नहीं, सूत्र तो लग रहा है ना, जली भी लग रहा हैं? है। देखो दोनों लग रहे हैं कि बात नहीं हो रही है। सूत्र जो आपका यहाँ पर है ये हम प्रत्यय लक्षण न भी करें, पद के अंत में है। फिर देखो बात सुनो एक मिनट, कि झली परतः पदांते च, पहले झली को घटाओ। झल परे रहते, झल परे है? हैं? कहाँ है? इसका तो लोप हो चुका है? नहीं है ना? अच्छा, अब पद के अंत में है क्या ये? पद के अंत में सुनो पद के अंत में समझने के लिए पहले बता, पद है कि नहीं है ये? क्यों नहीं है पद? इसलिए पद नहीं है। पद के लिए सुप और तिंग चाहिए, और सुप और तिंग तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब सूत्र आएगा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। तो वही तो लाएंगे हम, उसी स्थिति को तो ला रहे हैं कि पद संज्ञा करने के लिए हमें तिंग चाहिए। तो ये सूत्र पहुंच गया सहायता करने के लिए कि मैं दूंगा आपको तिंग, चिंता क्यों करते हो। इसने कहा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ठीक है, उसका लोप हो गया है, कोई बात नहीं है। लोप का अर्थ यहाँ पर अदर्शन लेना है, लोप कह करके हटाया है ये अर्थ नहीं लेना, ये पीछे बता दिया था मैंने। तो प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय लक्षण कार्य अर्थात तिंग को मान करके होने वाला कार्य वो कौन सा है? पद संज्ञा। वो पद संज्ञा कर ली तो सुप तिंगंतम पदम, इस सूत्र को यहाँ पर तिंग दिखाई देने लगा, ठीक है। और तिंग दिखाई दे गया, उसने पद संज्ञा कर दी। पद संज्ञा कर दी तो झल पर रहते नहीं, पदांत में अब ये सूत्र लगेगा दादेर धातु और घा। अब झल पर रहते क्यों नहीं? प्रत्यय लक्षण मान लिया, जब दिखाई दिया। देखो दिखाई देना एक अलग चीज है और मान करके कार्य होना एक अलग चीज होती है। जब कोई सूत्र परे रहते कोई बात कर रहा है तो उस अवस्था में रूपातिदेश होता, तब तो बात बन जाती। लेकिन कार्यातिदेश में नहीं बनेगी बात ये, क्योंकि पर सप्तमी जहां होती है ना, जैसे यहाँ झली में पर सप्तमी है, तो झल को मान करके नहीं, बुद्धि कह रहा मुझे दिखाओ किधर है झल, दिखाओ पहले मुझे किधर है, वो नहीं है, वो प्रत्यक्ष को देख के कार्य करेगा। ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पर पद संज्ञा करके प्रत्यय लक्षण से, और अब क्या किया इस सूत्र ने, अभी तो एक कार्य हुआ है, इसने क्या किया, दादेर धातोर घ ने क्या किया, तो क्या बन गया अ, और ये हो गया धोह। यही तो हुआ है अभी, इसे कैसे बदलेंगे अभी, अभी इतना ही तो हुआ, यानी कि द को ध किया है, दादेर धातुर घ। और ये सूत्र बहुत लगता है, जहां जहां भी धातुएं दकार आदि आती हैं वहां लगता रहता है ये। अब देखो इसी प्रकरण में हो गुरुजी हकार के हो गया। अरे हाँ ठीक है, हा को ठीक है, धातु बाद में करेंगे। इन इसको हो गया घ, दादेर धातुर घ। अब इसी प्रकरण में एक सूत्र और है, आगे देखो, बड़ा है सूत्र ये और बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। नहीं, एकाचः एकाचो बशो भष झषन्तस्य ध्वोः। पहले सूत्र को तोड़ दो। एकाचः कौन सी व्यक्ति है, षष्ठी का एक वचन। बशः कौन सी व्यक्ति है, और भष प्रथमा का हो गया। झषन्तस्य में फिर षष्ठी आ गई, तो षष्ठी कितनी हो गई, तीन। अब कैसे संबंध जोड़ेंगे इनका तीनों का, एकाचः नहीं, झषन्तस्य एकाचः बशः, जो झषंत है साथ में एक अचवाली भी है, ऐसी धातु के बश के स्थान में झष हो जाता है। एक अच यस्मिन बहुरी समास है, तो ये घकार अंत में आने से झषंत भी हो गई। पहले हकार अंत में था तो झषंत थी क्या, हकार झष में आता ही नहीं, अब बन गई झषंती है घकार हो जाने से। घकार हो जाने से झषंत बन गई। एक आज तो पहले भी थी लेकिन झषंत नहीं थी पहले। अगर झषंत पहले होती तो यही लग जाता सूत्र। तो हो दादेर धातुर घ से झषंत बना लिया, उसके बाद एकाच तो है ही ये। अब इसमें जहां भी बश दिखाई दे रहा है वो बश अंत में हो, आदि में हो, मध्य में हो, इससे तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। झषन्तस्य एकाचः बशः स्थाने, जो झषंत एकाच है उसके बश के स्थान में। तो बश कौन सा दिख रहा है इसमें आपको, इसमें दोघ में बश क्या दिख रहा है, बश में कहां से लेंगे, जब गड़दश है, ब से लेकर के, तो एक ही है ये, द दिखाई दे रहा है। इसके स्थान में क्या हो जाएगा, भश। भश में कितने वर्ण हैं? वो विचार नहीं है, विचार है। बश विचार है, बश विचार है। मुझे मैं ये कहती हूं, अट क्या धातु का हिस्सा नहीं है? अट धातु का हिस्सा नहीं है। कौन सा अट, ये ओ, ये आगमी तद्गुणी होता तद्ग्रहण गृह्य। नहीं, आगम जो है ना, हम जब ग्रहण करेंगे किसी अन्य कार्य के लिए तो आगम जो है उसके अंग बनते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह से धातु मात्र बोलेंगे तो इसका साथ नहीं लेंगे, यहाँ उसको छोड़ देंगे उस काल में। ये अंग और रूप में होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं कि हम इसको अनेकाच मान लें। इस रूप में अंग नहीं बनेगा, ये उसके स्वरूप को नहीं बढ़ाएगा। ये देखो धातु तो है इसमें, लेकिन इसके स्वरूप की वृद्धि नहीं करेगा ये। यहाँ स्वरूपात्मक दृष्टि से धातु एकाच ही है मूल अवस्था में, क्योंकि धातु नाम हमने इसका रखा था पहले। ये धातु का अवयव तो बन चुका है, लेकिन धातु नाम को प्राप्त नहीं करेगा ऐसे ही। तो इस तरह से यहाँ एकाच के बश को भश हो गया। और कब करता है सूत्री अपना कार्य, आप कहोगे अनुवृत्ति आ रही है, झली पड़ता है पदांते च, लेकिन यहाँ झली और पदांते ये दोनों ही नहीं जुड़ पाते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है धो हो। अब आप न झली की अनुवृत्ति लाओगे न अंते की लाओगे, और अंते की नहीं आएगी तो पद से भी नहीं आएगा साथ में। इसलिए मत देखना कि यहाँ पद है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो यहाँ ध्वोह कह रहा है, ये कब करता है ये, तो है यहाँ पर, फिर
फिर कैसे करेंगे? तो एकाचः बशः भष झषन्तस्य स्धो। तो अभी जैसे मैंने कहा था कि सकार और ध्व परे रहते, नहीं अनुवृत्ति वो भी आएगी, ठीक है, झल की हट जाएगी, झली की नहीं आएगी, क्योंकि झल के स्थान पर तो यहाँ सकार और ध्व ये कह ही दिए गए। झली जो ऊपर से आ रहा था उसके स्थान पर तो रख लो स्धोह को, और अंत्य के साथ में ले लेंगे। अंत्य तो आएगा, अभी पद के अंत में मान करके इसको ये किया था नहीं, पद संज्ञा, ये पद संज्ञा की थी प्रत्यय लक्षण से, चल रही है वो तो लगातार। नहीं, हम कार्य जिसको कर रहे हैं वो द को ध करना है। हाँ, तो क्या समस्या आ रही है? पद के अंत में नहीं, पद के अंत में पद संज्ञा तो कर ली हमने। देखो पद संज्ञा कर ली हमने, पद के अंत में ये पूरा अंग शब्द है नहीं है, ये झषंत, झषन्तस्य पदस्य, झषन्तस्य पदस्य, पदस्य में षष्ठी आ रही है, झषन्तस्य में षष्ठी है, इसको आपस में जोड़ दो तो झषन्तस्य पदस्य बशः स्थाने दकार घकारादेशो बश आदेशो भष आदेशो भवति, एकाचः बशः भष आदेश हो जाएगा। तो यानी कि सकार ध्वम परे हो या नहीं, दो अवस्थाओं में करेगा अब ये कार्य सूत्र, या तो सकार या ध्व परे हो अथवा पद होना चाहिए। तो पद है ना, पद है यहाँ पर, ये सकार ध्व परे नहीं है, एक अवस्था में लग जाएगा। और कहीं कहीं ऐसी आते हैं, रूप बनते हैं जहाँ सकार या ध्व आगे मिल जाता है। ध्व तो कई जगह मिलता है, ध्वम होता है ना, ता तम झ था सा थाम ध्वम, ये वही ध्व लिया गया है, तो वहां पर भी ये सूत्र लगता है। नहीं, यहाँ नहीं लगेगा, हाँ यहाँ नहीं लगेगा, तो ये सूत्र 3 जगह लग सकता है। ये हाँ जब नहीं लगा तो फिर क्या शर्त माना गया? पद, पदस्य का अधिकार भी साथ में चल रहा है, झषन्तस्य पदस्य, झषंत पद हो गया। अभी ये पद कैसे हो गया? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सुप्तिगंतम पदम, इस तरह से बनता है ये अधोग। अब क्या बन गया? ये अ धो और ये घ, अभी पूरा नहीं बना है हैं? धो के बिना भी काम चल रहा है, सकार और ये ध्वम ना हो तब भी पदंत कह रहे हैं, तो वो तो दादे धातु और घ में भी झल पर रहते नहीं होने पर भी काम चल रहा था। दादे धातु और घ में जब अनुवृत्तियां 2 प्रकार की हो रही हैं तो एक के बिना तो काम चलना ही है, एक ही बात तो लोगे, एक ही चीज तो लोगे हैं? कहाँ पे? क्योंकि ये पद नहीं है वो। कौन? वहाँ भी पद कहने से काम चल रहा है। कहाँ पर? ये बात सही कह रहे हैं। कहाँ पर? ये सही कह ध्वम रहे आया, हैं। रुको एक मिनट, हाँ जहाँ ध्वम आएगा गुरु जी, हाँ, तो वहाँ भी ध्वम कहने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ भी तो पद है वो। अच्छा, ध्वम पर रहते इतना पद बन जाएगा? कौन सूत्र है पद संज्ञा करने वाला? सूत्र लाओ पहले, 1 मिनट। तो गुरुजी बोलिए, सूत्र बोल, अरे आगे क्यों बढ़ रहे? सूत्र बोलो ना पहले पद संज्ञा का। हाँ, तो ये तिंग सहित की करेगा या तिंग रहित की? फिर तो ध्वम में मकार पद के अंत में होगा, ठीक है। तो जब सकार और ध्वम परिणते बोलेंगे वहां पदस्य के अधिकार को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ इन सभी सूत्रों में, इस प्रकरण में पद और ये जो झल परिणते बोलते हैं हम लोग, जैसे अंत्य साथ में लाते हैं तो पदांते बोलेंगे, अंत्य नहीं भी लेंगे, जैसे यहाँ मैंने कहा था अंत्य भी नहीं आना है और झली भी नहीं आना है, लेकिन पदस्य तो आ ही रहा है तो झषन्तस्य के साथ जुड़ जाएगा वो। और बाकी अन्य सूत्रों में जब हम झली को लेते हैं और इस सूत्र में ध्वो को जब लेते हैं तो पदस्य हट जाता है, क्योंकि उसका संबंध नहीं जुड़ पाएगा। फिर ये सूत्र जो है ये यहाँ से लेकर के जो है ना, इसको संयुगाद्य रंते जैसे लेकर के चौगु से लेकर के और ये आपके 38 संख्या तक है ना, इन सब में ये जुड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जब घकार हो गया, अब क्या करेंगे? अब देखो अब भी हम इसी प्रकरण में ही हैं, इस प्रकरण के 3 सूत्र, लेकिन ये जो अगला सूत्र आ रहा है तीसरा जो लगाने जा रहे हैं हम, वहां पर झली का समाप्त, वो झली नहीं लगता है अभी। झली क्यों नहीं लगता है वहां? झलाम जशवंते सूत्र भी तो इसी प्रकरण में आ रहा है। नहीं, 38 तक उसकी चर्चा
जली 38 तक जाता है। झली 38 तक जाएगा ना, 39। हाँ 38 तक जाएगा। तो मेरा प्रश्न यही तो है कि क्यों जाएगा 38 तक, 39 तक क्यों नहीं जाता? आगे अंत्य का अधिकार चलेगा ना। तो होने दो, होने दो, क्या बात है। देखो पीछे से दो आ रहे थे, अंत्य और झली। अब पाणिनि इतनी बुद्धि तो कम है नहीं उनकी कि अंत्य पीछे से आ रहा है और फिर दोबारा अंत्य कह रहे हैं। तो ये क्या भांग खा के तो बैठे नहीं थे वो? अंत्य पीछे से ले सकते थे या नहीं? और फिर भी सूत्र में अंत्य कहा। क्यों कहा? क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि अंत्य के साथ झली जुड़ गया था। ठीक है ना, अंत्य शुद्ध नहीं रहा, मिक्स हो गया ना, झली के साथ में जुड़ गया था। अब झली को हटाना था उन्होंने, तो अरे ये चक्कर है, झली हट नहीं पाएगा, जुड़ा हुआ है पूरा, दोबारा ही बोल दो अंत्य अलग से बिल्कुल। तो झली को हटाने के लिए अंत्य बोलना पड़ा है। मात्र झली घटाने के लिए अंत्य बोलना पड़ा। हम तो झली का ही अनुवृत्ति लाते हैं, इष्ट के अनुसार अनुवृत्ति अपने अनुसार होते ना, कई बार 4-4, 5-5 छोड़ के आपने अनुवृत्ति अपने अनुसार ली, अपने अनुसार आपकी अनुवृत्ति दोनों की चल रही थी साथ साथ, झली भी और अंत्य भी। देखो झली तो पीछे से आ रहा था और यात्रा में जब चलते गए झली और जुड़ गया साथ में उसके। अब दो दोस्त बन गए ना, अब दो दोस्तों में से गहरी दोस्ती हो गई दोनों की। अब चाहिए हमें एक, वो दूसरा बोला नहीं मैं तो नहीं हटूंगा इसके साथ से, या दोनों को लो या दोनों को हटाओ। तो पाणिनि बोले ठीक है तुम दोनों ही भाग जाओ, मैं अंत्य दोबारा ले लूंगा और नया। हो गया काम। तो ये भी एक नियम होता है कि जब दो अनुवृत्तियों के पद एक साथ जुड़ जाते हैं और पाणिनि को एक को हटाना होता है। जैसे उदाहरण एक और दूं आपको मैं, एक पूर्व परयो, एक पूर्व परयो में पूर्व और पर जुड़े हुए हैं दोनों। अब यदि आपको इन दोनों का जोड़ा तोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? या तो आप पूर्व बोलो या पर बोलो, तब जोड़ा टूट जाएगा। तो कहाँ तोड़ा है ये जोड़ा पाणिनि ने? ध्यान करो, ये जोड़ा, और हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक पूर्व प्रयोग का अधिकार कहाँ तक जाता है। यानी पूर्व प्रयोग का एक को छोड़ दो, अभी पूर्व प्रयोग का अधिकार कहाँ तक जाता है? वहां तक जाएगा जहां तक पाणिनि ने इस जोड़े को तोड़ा न हो। तो कहाँ तोड़ा है इन्होंने? एंगी कहाँ पहुंच गई? ये नहीं है। अच्छा एक पूर्व प्रयोग अनुवृत्ति कहाँ तक जाती है जरा बताना मुझे। रित उत मिला सूत्र चौथे कॉलम में। रित उत नहीं मिला चौथे कॉलम में। इसके आगे सूत्र क्या है? आ गया समझ में? नहीं आया? अच्छा पूर्व सवर्णा में नहीं आया? परस्य नहीं आ रहा है समझ में? क्यों कहा परस्य? पूर्व प्रयोग में पर आ तो रहा था। पूर्व प्रयोग में षष्ठी का द्विवचन है या नहीं? हाँ जी। अगर अलग अलग करें तो पूर्वस्य परस्य, तो परस्य आ तो रहा था पीछे से, और फिर भी कहा परस्य। क्यों कहा? उसका अधिकार एक, क्यों कहा कि पूर्वस्य को भी हटाना था और पर को भी हटाना, वो तो हटना ही है फिर। तो देखो ठीक यही शैली है नहीं है यहाँ पर झलाम जशुनते में कि अंत्य और झली दोनों आ रहे हैं। अब झली को कैसे हटाएं? अंत्य जो है वो हट ही नहीं रहा उसके साथ में से, वो कह रहा है मैं भी साथ में, वो नहीं, अंत्य को लेना है झली को हटाना है। तो झली कह रहा है मैं तो नहीं हटूंगा, मैं जुड़ गया अंत्य के साथ में। अब तो कि दोनों भाग जाओ। हमारे पास है उपाय दूसरा है ना, अंत्य बोल दिया। तो ऐसे कई जगह मिलेगा आपको, और उससे एक स्पष्ट भी हो जाता है पूरा कि हम अनुवृत्ति कहाँ तक ले जाएं इसकी, ये भी स्पष्ट हो जाता है। ऐसे ही कहीं कहीं पर पाणिनि क्या करते हैं कि विकल्प चल रहा हो मान लो काफी देर से, और विकल्प को हटाना हो तो वो नित्यम बोल देते हैं फिर, जबकि अन्य सूत्र भी नित्य कार्य करते हैं, सब में नित्य नहीं कहा है। अब कहीं कहीं नित्यम क्यों कहना पड़ता है? विकल्प के प्रकरण को समाप्त करने के लिए।
क्या वृद्धरादेश आयु की नित्य नहीं करेगा वृद्धि संज्ञा? तो सूत्र तो ऐसा है नहीं कि वृद्धरादेश नित्यम, क्योंकि यहाँ कोई विकल्प का प्रकरण ही नहीं है। विकल्प को हटाने के लिए एक विरोधी शब्द साथ में लाना होता है। चलो ये तो प्रकरण से हम लोग बाहर हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ झलाम जशोन्ते, और ये तो बहुत लगता है सूत्र, आपको पूरा पक्का हो भी गया होगा, केवल पदस्य को जोड़ना है इसके साथ में। तो पदस्य अन्ते झलाम स्थाने जशादेशु भवति। अब जहां जहां भी पद का अंत होगा वहां ये लगता है और ये अपना काम करता है। और इसके लगने के बाद यदि कहीं पर अवसान आ रहा है तो फिर एक सूत्र और लग जाता है जो अंतिम पृष्ठ पर है आपका वावसान्य। तो इसने तो अपना काम किया, झलाम जशोन्ते, इसने पद के अंत में झल के स्थान में घकार के स्थान में जश कर दिया, तो गकार ही आएगा और तो कोई आएगा नहीं। अब ये जो गकार आ गया तो बन गया अधोग। अधोग जब बन गया तो अब दो बातें हो सकती हैं कि मान लो हम कोई लंबा वाक्य बोल रहे हैं, पद के अंत में तो फिर भी रहेगा, ये लंबा वाक्य बोल रहे हैं और आगे कुछ और शब्द आ रहा है इसके, और कोई शब्द आ रहा है तो अवसान तो कहा नहीं जाएगा। उस अवस्था में उस शब्द के अनुसार यहाँ गकार रहे या ककार रहे, ये निर्णय उस तरह से होगा। अगर खर परे है तो झल के स्थान में चर हो जाएगा खरीचा से, और कुछ भी परे नहीं है तो विकल्प से चर होगा। फिर बोलूं, अगर झल परे होगा तो खर परे होगा तो नित्य चर हो जाएगा, और कुछ भी परे नहीं है। अब तीसरा वाक्य क्या बनेगा? तीसरा वाक्य निकालो। देखो मैंने कहा यदि खर परे होगा तो चर हो जाएगा, और कुछ भी परे नहीं है तो विकल्प से चर होगा। तीसरा वाक्य क्या बनेगा? कभी भी नहीं होगा, विकल्प से कभी हमेशा होगा। बुद्धि लगाओ, क्या बनेगा तीसरा वाक्य? देखो खर परे होगा तो चर होगा, कुछ भी परे नहीं है तो विकल्प से चर होगा। गुरुजी अचो में स्थिति कुछ अलग। अरे तीसरा वाक्य बनेगा कि खर के अलावा कुछ परे होगा। मैंने खर ही तो बोला था। तो खर के अतिरिक्त और भी वर्ण भी तो होते हैं, तो खर के अतिरिक्त कुछ और परे होगा तब भी जश ही रहेगा। झलाम जशोन्ते तो सब जगह कर रहा है, पद के अंत में सब जगह करेगा ये, चाहे खर परे हो, चाहे कुछ और परे हो, चाहे अवसान हो, इसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अब हमारे पास में दो सूत्र और आए, एक खरीचा और एक वावसान्य। खरीचा ने कहा खर परे होगा तो विकल्प से नहीं नित्य ही चर हो जाएगा। वावसान्य ने कहा कि अवसान होगा तो विकल्प से चर होगा। तो तीसरी स्थिति रह तो गई अपने आप ही कि अवसान भी नहीं है, खर भी नहीं है, कुछ और परे है, तो झलाम जशोन्ते लगता रहेगा, जशी ही रहेगा फिर वहां पर। अब यहाँ क्योंकि अवसान है तो आप इसको ग भी कह सकते हैं और क भी कह सकते हैं, गकार भी और ककार भी। जैसे वाच के रूप बनाते हैं तो दो बनाते हैं नहीं, और वाक्षु में सप्तमी के बहुवचन में क्यों? क्योंकि वहां खर परे है नहीं है। यानी अवसान में तो हमने डबल बना लिया, खर परे है तो चर ही करना पड़ा, और भ्याम बोलेंगे तो वो खर के अतिरिक्त वाली जो स्थिति है, खर के अलावा जो कुछ परे रहेगा वो भ्याम हो गया। ध्यान जाता है, वो भ्याम हो तो गया वाग भ्याम। स्वरों में ध्यान, वाग भ्याम में करो नहीं, स्वर में हो जाएगा। नहीं मतलब अब स्वर में भी जाएगा। जैसे हमने कहा कि कृन में जनतः, अदेंग को ले लो, अदेंग गुण, आदैच को ले लो, सब जगह मिल जाएगा। आदैच तो आत और ऐच समास किया है दोनों का,
और समास में ये आपको पता होगा ही, प्रत्येक शब्द अलग अलग पद होता है, सुप्तिगंतम पदम, क्योंकि समास में हर पद के आगे विभक्ति आती ही है। भले ही उसका लोक हो गया है, लेकिन प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, पद संज्ञा होती रहेगी सबकी। तो आत क्या है? पद, और पद के अंत में तकार आ गया, तो झलाम जशोन्ते। क्या यहां लगेगा खरीच? क्या यहां लगेगा वावसान्य? अवसान क्यों नहीं है? आगे ऐच है, और खर पर नहीं है क्योंकि ऐच है, तो दकार हो गया। अब आतैच नहीं कह सकते हैं, अतेंग गुणा नहीं बोलेंगे। अब आप कहोगे मॉडिफाई कर रहे तो अलग सा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि याद हो गया है हमें इसलिए। अब किसी नए बच्चे को याद करवाओ तो अतेंग गुणा बोलोगे तो वो याद कर लेगा। वो बच्चा ये नहीं कहेगा ये अटपटा सा लग रहा है। वो तो पहली बार सुन रहा है। तो इस तरह से जजाम सुनते व्यवस्था करता है। मैंने देखा है कई छात्रों को पूरा महाभारत तक पढ़ लिया फिर भी, और ये सूत्र जो जजाम सुनते इत्यादि जो है छोटे मोटे, यही उलझन पैदा करते रहते हैं। यही नहीं सुलझ पाते हैं कहाँ इनको लगाएं कहाँ न लगाएं। तो इनका अभ्यास हमारा बहुत पक्का होना चाहिए। 8वें अध्याय के जो अंतिम पृष्ठ के सूत्र हैं, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका अभ्यास पूरा पूरा होना चाहिए। ऐसे ही इस प्रकरण वाले जजाम सुनते वाले जो है ये सब हैं। ऐसी हम लोग बोलते हैं, देखो सुबंत, अब प्रत्याहार है सुप, तो सुपंत कहना चाहिए। तो यहां भी झलाम सुनते बहुत लगता है, ये बहुत लगता है, लेकिन कहाँ टिक पाता है कहाँ नहीं, बात यह है। ये लगेगा तो सब जगह पद के अंत में है यदि, लेकिन फिर इसके किए कार्य को पलटने वाले दो सूत्र हैं, खरीच और वावसान्य। तो खरीचा तो बिल्कुल ही दुश्मन है, वावसान्य थोड़ा सा मित्र है, थोड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि विकल्प से कर रहा है वो, थोड़ी उसकी बात भी रख रहा है, थोड़ी अपनी भी। तो ये अवसान होने के कारण से यहाँ ककार और गकार दोनों बोल सकते हैं, अधोग और अधोग दोनों बनते हैं। ऐसे ही मध्यम पुरुष के एक वचन में भी। तो इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम ये अपना कार्य करता रहेगा। जहां भी आवश्यकता होगी प्रत्यय लक्षण कार्य होते रहेंगे। और आगे जो सूत्र आ रहा है तो वो केवल अंगस्य के अधिकार में रोक लगाता है, और अन्य सभी स्थानों पर प्रत्यय लक्षण कार्य होते रहते हैं। और साथ में ये भी कि प्रत्यय का लोप, प्रत्यय का आदर्शन, चाहे आपने लोप कह करके किया है या लुक कह करके या श्लू या लोप कैसे भी किया हो, प्रत्यय लक्षण कार्य हो जाएगा। और यहाँ जो प्रत्यय लोपे में जो प्रत्यय लोप शब्द आ रहा है, इस लोप से हमने लोप संज्ञा न लेकर के लोप का अर्थ अदर्शन कैसे लिया था? नहीं, अदर्शनम लोपा तो ये कहता है कि अदर्शन की लोप संज्ञा होती है, अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। और यहां उसी लोप का ग्रहण है कि प्रत्यय लोपे, और प्रत्यय के अदर्शन की लुक श्लू लुप संज्ञाएं भी होती हैं। तो अदर्शन की तो 4 संज्ञाएं हो गई, अदर्शन की 4 संज्ञाएं हो गई। जब 4 संज्ञाएं हो गई और यहाँ सूत्र में आया है केवल लोप शब्द, उन 4 में से एक का नाम आया है, एक आया लोप शब्द। तो लोप से फिर हम वही तो अर्थ लेंगे कि जहां लोप कह करके प्रत्यय का आदर्शन किया गया है। लोप का अर्थ आदर्शन है, ठीक है, लेकिन लोप कह करके जहां प्रत्यय का आदर्शन किया है वहां प्रत्यय लक्षण होना चाहिए। लुक कह करके या शुरू या लुप कह करके किया है तो क्यों होगा प्रत्यय लक्षण? तो ये नलंतांग से पता लगता है, क्योंकि निषेध करने वाला सूत्र निषेध तभी करेगा जब प्राप्ति होगी। तो प्राप्ति इससे हो रही है, ये पता लग गया। तो इस तरह से ये चारों स्थानों में कहीं भी कैसे भी करें आदर्शन, ये प्रत्यय लक्षण करेगा। ठीक है। अब अगला सूत्र तो फिर कल ही लेंगे, है ना, समय थोड़ा ही रह गया, 2-3 मिनट है। कोई बात पूछनी है पूछ लो। सुनीत
सुनीत है। जैसे ना सुनीत कल कुछ बात चली वेदपाल सुनीत, ये सुनीत लिखा हो ना, सुनीत सुनीत थ है ये। एक तो सुनीत भी बनता है, सुनीत और सुनीत दो ही शब्द बन गए। तो सुनीत शब्द बनता तो है, लेकिन सुनीत का प्रयोग आप कहाँ करोगे? सुनीत का अर्थ है अच्छे प्रकार ले जाया गया। ये मैं पूछा भैया जी, ये कथा प्रत्यय है, ये मान ली कथा प्रत्यय। हाँ सुनीत में, सुनीत में है कथा प्रत्यय। तो आप सुनीत की पूछ रहे हैं या सुनीत की? तो आप पहले शब्द का प्रयोग दिखाए ना, कहाँ किया है आपने? सुनीत शब्द कहाँ देखा आपने? देख रहा हूँ, कथा प्रत्यय है। तो आपने ठीक है निष्ठा प्रत्यय किया, तो क्या हुआ? भूतकाल में होता है। अच्छी प्रकार से ले जाया गया, बस ये अर्थ है इसका। और ये जो है थ प्रत्यय, ये था नहीं, ये है थक। ये अनादि कोश में है। अर्ति नहीं, मैं अनादि कोश का बोल रहा हूँ। उसमें आते हैं ना ये गाथा, गाथा बनता है इस सूत्र से, गातिभ्यस्थन ऐसे करके अंत में आ रहा है थक। थक ये थक प्रत्यय है। अर्ति प्रारंभ में उसके, और गा भी आया हुआ है उसमें, और नी भी है उसी में। गाथा अर्ति अनादि कोश में है सूत्र ये। देखो अनादि कोश के जितने प्रत्यय हैं ये सामान्य रूप से तो कर्तरीकृत लगता ही है इनमें, सारे सूत्र अनादि कोश जितने भी हैं। अच्छी प्रकार से जो नहीं सुनो, तो सामान्य का तात्पर्य जिन सूत्रों में ये नहीं बताया गया है किन अर्थों में होंगे, वहां कर्तरीकृत लगना ही है। तो जो अच्छी प्रकार से ले जाता है कर्ता अर्थ में, उसे कहेंगे सुनीत। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि नेता अर्थ निकलता है इससे। सुनेता और सुनीत एक ही बात हो गई, वो सुनीत है। और निष्ठा करेंगे तो वो अर्थ नहीं निकलेगा। है सुनीति में तीन प्रत्यय है स्त्रीलिंग में, वो भाव में होता है। हाँ हाँ, ये उशी कुशी गातिभ्यस्थन, उशी कुशी, ओष्ठ कोष्ठ, और आगे ये थन का है। थक का देखो, थक थक प्रत्यय होगा यहाँ, कित करना पड़ेगा। प्रत्यय सूची है इसमें? प्रत्यय सूची नहीं है। आगे है इसके सर्तेर नित सार्थ है, वो तो अलग है। हाँ हाँ हाँ, ये है पात्री वाला, ठीक है, पात्री वाला सूत्र इसमें है। इसमें आ गया नी। इसमें देखो अर्थ क्या किया है, नीथा का नीचे महर्षि दयानंद ने। नहीं, नीथा की व्युत्पत्ति, नीथा की व्युत्पत्ति क्या है? दिखा ना, इधर दिखा मुझे। ये है तो पहले ही आ गया, धरिए। दूसरा सूत्र ये तो छोड़ दिया, कथन वाला छोड़ दिया। अरे थक या कथन बात तो एक ही है, हमें कित करना है। कथन वहां ककार पहले आ गया, हम थक के पीछे पड़े हुए हैं। तो हनी कुशी नीरमी काशिभ्य कथन ये है। और इसमें आ गया नी धातु आ गई है। और नीथा का देखो अर्थ किया इन्होंने, नियते स नीथा ये भी है। और शोभन नीथा, ये तो सुनीति का अर्थ हुआ, सुनीथा का। सुनीत का अर्थ किया है समास करके के साथ में, शोभन नीथ यस्य। तो अर्थ वही निकला कि शोभन नयन क्रिया है जिसकी, अच्छी प्रकार से जो नयन क्रिया कर लेता है। क्यों क्यों अच्छा है ये तो? अरे नहीं, वेदपाल सुनीत का एक वातावरण जो है ना, उनके साथ। अच्छा हाँ, उनके साथ बात रख रही। चलो मुझसे क्या हमें लेना है, चलिए प्रणव ध्वनि। ओ